नमस्कार, आदाब। मैं मारिया शकील और अखिलेश जी और हम साथ में आए हैं क्योंकि सूत्र क्या कह रहे हैं वही बताने के लिए। सूत्रों की माने तो 2 हफ्ते से कम का वक्त रह गया है पहले वोट का, और इसलिए फोकस जरूर इस पर है कि कांग्रेस से पलायन क्यों हो रहा है। अखिलेश जी, इतना ज्यादा एक्सोडस हो गया, ऐसा कैसे? इसको हमने महापलायन का नाम दिया है। महापलायन। पलायन तो होते रहते हैं, वो छोटे मोटे होते हैं, लेकिन ये महापलायन है क्योंकि ये देश भर में अलग अलग राज्यों में लगातार हो रहा है। और आज प्रोफेसर गौरव वल्लभ आ गए, अनिल शर्मा आ गए, संजय निरुपम ने वहां उनको निकाल दिया गया, छोड़ दिया, उसमें खुद उनका अपना अपना वर्जन है। कल जो है बॉक्सर विजेंद्र सिंह वो आ गए बीजेपी में, जबकि वो 2 दिन पहले तक वो राहुल गांधी के ट्वीट को रिट्वीट कर रहे थे। बात हो रही थी कि मथुरा में उनको हेमा मालिनी के खिलाफ चुनाव खड़ा कर सकते हैं, लेकिन अब वो हेमा मालिनी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तो ये चीजें बहुत तेजी के साथ बदल रही है, पॉलिटिक्स है। और दूसरी बात इसमें ये है कि देखिए, ये मनोवैज्ञानिक लड़ाई होती है चुनाव में। ये होता है कि जब आप एकदम इतने सारी बड़ी संख्या में लोगों को अपने साथ लाने लगते हैं, तो जिसको बोलते हैं स्नोबॉल इफेक्ट, कि देखिए ये बॉल जो है ये दौड़ती जा रही है और ये बड़ी होती जा रही है। तो बीजेपी की जो बॉल है वो दौड़ती जा रही है और बड़ी होती जा रही है। तो ये विपक्षियों के ऊपर जो एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने का एक तरीका होता है। यही काम जब कांग्रेस सत्ता में थी, जब कांग्रेस का सितारा बुलंद था, तो कांग्रेस भी यही करती थी, आज भी करती है। कई राज्यों में जहां पर बीजेपी कांग्रेस की टक्कर होती है और बीजेपी से लोग जाते हैं, और आज भी ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एक तरफा महापलायन हो रहा है, ये बताएं आप, लेकिन कई बीजेपी से भी लोग जा रहे हैं। नहीं, लेकिन ये बताइए कि जब बीजेपी के अपने भी लोग हैं और जो बाहर के लोग हैं उनको आकर के कैंडिडेटचर भी मिल रहा है, टिकट भी मिल रहा है, वो लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं, रणवीर भी ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग के साथ अभी जुड़ गए हैं, तो उन लोग को कभी टिकट मिल जाता है, कोई राज्यसभा भी चले जाते हैं, तो बीजेपी के अपने लोग कितने नाराज हैं? नहीं होते हैं। देखिए, खास तौर से जब जिस तरह से बीजेपी का ये कांग्रेसीकरण हो रहा है, जब कांग्रेस इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, तो जो पहले से उम्मीदें बांध करके बैठे होते हैं, किसी को उम्मीद होती है कि हमारा नंबर आएगा, हमें टिकट मिलेगा, तो मालूम पड़ता है कि जब उनकी टिकट की दावेदारी उसको काट करके जो बाहर से दूसरी पार्टी से आया व्यक्ति, उसको आपने टिकट दे दिया। तो हैरानी की बात यह मारिया कि गुजरात, जो कि बीजेपी के सबसे ताकतवर मजबूत राज्यों में से एक है, और जहां पर के अनुशासन इतना कड़क है कि वहां पर आला कमान की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता है, उस गुजरात में अभी स्थिति है कि जो ये कांग्रेसीकरण हो रहा है, क्योंकि बार बार दूसरी पार्टियों से लोग आ रहे हैं, तो वहां पर कार्यकर्ता खासे नाराज है। सिर्फ इसलिए भी नहीं कि कांग्रेस से लोग आकर के उनको टिकट मिल रहा है, बल्कि इसलिए भी कि बाहरी लोगों को, बीजेपी के जो बाहरी लोग हैं, उनको दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उतारा जा रहा है, तो इसको लेकर के भी नाराजगी हो रही है। नाराजगी जाहिर सी बात है, ये सही है नाराजगी। रणवीर हमारे साथ जुड़े हैं और कहीं जा रहे हैं, लगता है कोई सूत्र से मिलने जा रहे हैं रणवीर। एक बार रणवीर से आने से पहले इसी बात को पूरा कर लें, क्योंकि ये कुछ आंकड़े में देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए बीजेपी ने ज्वाइनिंग कमेटी बनाई है राष्ट्रीय स्तर पर। ज्वाइनिंग कमेटी विनोद तावड़े, जो कि महासचिव है, वो उससे कन्वीनर है। उसका काम ये कि दूसरी पार्टियों से नेताओं को अपने यहाँ लेकर आना। लेकिन हैरानी की बात है कि ज्वाइनिंग कमेटी केवल नेशनल लेवल पर नहीं है, ये स्टेट लेवल पर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, ब्लॉक लेवल पर, यहाँ तक कि पंचायत लेवल पर इतनी ज्वाइनिंग। और अभी तक जो हमारे आंकड़े आए हमारे पास हैं कि हमें तो ये लगता है कि जो दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में आ गया वही ज्वाइनिंग हो रही है, या स्टेट में आ गए उनका हमें पता लगता है, लेकिन जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर लोग आ रहे हैं। अभी तक के जो आंकड़े हैं करीब 80,000 पूरे देश की अगर आप बात करें तो कांग्रेस से और अन्य पार्टियों से 80,000 लोग अभी तक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, और पार्टी का लक्ष्य इसको 1 लाख तक पहुंचाना है। और इसमें मैं एक बात और जोड़ देता हूँ, जो हमने एक सुपर और बनाया इससे पहले कि रणवीर के पास चले, वो ये है कि जो प्रवक्ता हैं, जो कल तक कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे थे, अब वो बीजेपी की आवाज बनेंगे। देखिए, गौरव वल्लभ आए हैं। गौरव वल्लभ कोई जनाधार वाले नेता तो है नहीं, 2 बार चुनाव लड़े, एक बार झारखंड से, अभी हाल में 2023 में उदयपुर से, जहाँ की उनकी ससुराल है, वहां से वो चुनाव हार गए। 32,000 वोट से उदयपुर से वो चुनाव हारे। तो कोई जनाधार वाले नेता नहीं है, लेकिन उनको इसलिए लाया गया है क्योंकि वो कई मुद्दों पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। कल तक वेल्थ क्रिएशन वाले इशू पर, वेल्थ क्रिएटर्स के ऊपर उन्होंने बोला कि इनको मैं सुबह शाम गाली नहीं दे सकता। सनातन धर्म को लेकर उन्होंने बोला कि मैं इसके खिलाफ नारेबाजी नहीं कर सकता। और गौरव वल्लभ है, वो कल तक कांग्रेस पार्टी की आवाज थे, अब वो बीजेपी की आवाज बन जाएंगे। शहजाद पूनावाला, वो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, अब वो बीजेपी के प्रवक्ता। अनिल एंटनी, वो कांग्रेस के नेता थे, अब बीजेपी में आ गए हैं। और इस तरह से लंबी फेरिस्त है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो धीरे धीरे करके बीजेपी में आ रहे हैं। अब चल सकते हैं, टॉम बड़क्कन आए थे, वही प्रवक्ता थे कांग्रेस पार्टी के। अब रणवीर के पास चल सकते हैं। रणवीर, अब जो हम बात करना चाह रहे थे यूपी की, यूपी में हो ये रहा है, कहा यह जा रहा है, कम से कम दिल्ली में ये बात हो रही है कि समाजवादी पार्टी तो अपने बार बार उम्मीदवार बदल रही है, और वहीं कांग्रेस पार्टी को अभी उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये बात क्या सच है
कि वहां पर जो सपा बार बार अपने उम्मीदवार बदल रही है, कांग्रेस को वहां पर उम्मीदवार नहीं मिल रहे? देखिए, अंतर कला बहुत ज्यादा है। समाजवादी पार्टी ने अब तक 49 सीटें ऐसी हैं जहां पर नाम घोषित कर दिए, 63 पर सपा को लड़ना है। 8 सीटों पर प्रत्याशी बदले जा चुके हैं, अभी भी 2-3 पर संभावना है कि प्रत्याशी बदले जाएंगे। कांग्रेस की रही बात, कांग्रेस को इंडिया अलायंस में 17 सीटें मिली, 17 में से 13 पर तो अनाउंसमेंट हो गई, लेकिन एक प्रयागराज सीट ऐसी है जहां पर उज्जवल रमन सिंह को सपा से लाकर कांग्रेस में ज्वाइन कराया, अखिलेश यादव की सहमति से ज्वाइन कराया, परसों ज्वाइनिंग हुई, लेकिन कल जो लिस्ट आई उसमें उज्जवल रमन का नाम क्यों नहीं था, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि परसों ज्वाइनिंग ही इसलिए हुई थी कि आज नाम घोषित हो जाएगा या कल घोषित हो जाएगा। 2 सीटें राहुल गांधी प्रियंका गांधी की, अमेठी और रायबरेली। अब अमेठी में कांग्रेस के जो सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि राहुल जी इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हैं। हर सीसी की बैठक में बात हुई, लेकिन वो संभवतः चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस के कुछ बड़े नेता जो है वो बार बार कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं, क्योंकि चुनाव लड़ना जरूरी है, चुनाव हारना जीतना अलग बात होती है, चुनाव लड़ना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं। अब रही बात प्रियंका गांधी की, क्या सोनिया गांधी की सीट पर रायबरेली से प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में उतरेंगी, क्योंकि 2019 का चुनाव याद है कि पिछले चुनाव में प्रियंका गांधी पहली बार सक्रिय राजनीति में आई थी, यूपी से ही सक्रियता दिखाई थी उन्होंने। लेकिन इस बार प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस का सूत्र ये कह रहे हैं कि दीदी प्रियंका गांधी चुनाव लड़ना चाहती हैं, और इसको लेकर के एक सर्वे हो, एक के बाद एक 3 सर्वे हो चुके हैं, जिसमें जो रायबरेली है वहां के लोग क्या सोचते हैं, अगर चुनाव लड़ा जाए तो क्या रहेगा। और इसी की तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सोच रहे हैं कि पहले कांग्रेस तय कर ले कि प्रियंका जी लड़ेंगी कि नहीं, और तब हम तय करेंगे कि साहब हमारा प्रत्याशी कौन होगा, हमको ब्राह्मण उतारना है या हमको कोई और चेहरा उतारना है। तो ऐसे ही बीजेपी भी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि प्रियंका गांधी का नाम। लेकिन रणवीर, ये भी चर्चा हो रही है कि अखिलेश यादव उन सीटों पर भी कैंडिडेट्स बदल रहे हैं जो सपा की स्ट्रॉन्ग सीट्स मानी जाती है, और बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट आजम खान से भी लड़ाई कर चुके हैं। देखिए, अभी पिछले हफ्ते आप लोगों ने घमासान देखा होगा, अखिलेश यादव गए सीतापुर, और सीतापुर में उन्होंने जाकर के सबसे पहले आजम खान से जेल में 1.5 घंटे मुलाकात की। बाहर आए तो पता चला कि आजम साहब चाहते हैं कि अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव लड़े। अखिलेश यादव नहीं चाहते थे, आजम खान चाहते थे। जब रामपुर में नामांकन की बात आई, क्योंकि पहले फेज का इलेक्शन होना है, तो रामपुर में अब अखिलेश यादव नहीं लड़े तो समाजवादी चिट्ठियां लिख दी, और ये सब कुछ हो रहा था आजम खान के इशारे पर। जब अखिलेश यादव को लगा कि अब क्या करें, क्योंकि वहां पे घमासान ऐसा है कि किसी को भी देंगे तो बगावत होगी, तो दिल्ली से एक मौलाना को बुलाया गया, मुहिबुल्लाह नदवी, जो कि पार्लियामेंट की बगल के मस्जिद के इमाम है। उनको बुला करके इसलिए लड़ाया गया कि वो एक मौलाना है, एक फेस होंगे, और रामपुर सीट पर विरोध करने वाला उनके नाम पर संभवतः कोई नहीं होगा। लेकिन आजम के लोग भी कम नहीं थे, आसिम रजा को उतार दिया कि जाओ नामांकन करो, और ये सब कुछ हो रहा था नामांकन के आखिरी दिन। अखिलेश यादव की दिक्कत ये है कि इस वक्त वो अपने परिवार की कलह और पार्टी की कलह दोनों से जूझ रहे हैं। परिवार की कलह की बात कर ले, उन्होंने धर्मेंद्र यादव को पहले उतारा बदायूं से, क्योंकि धर्मेंद्र यादव वहां से सांसद रह चुके थे। नाम अनाउंस हो गया, धर्मेंद्र यादव मेंटली प्रिपेयर हो गए, चुनाव की तैयारी शुरू कर दिया। अचानक उनकी सीट पे टिकट काट दिया गया, और उतारा गया किसको? अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव को। जबकि शिवपाल यादव सूत्रों के मुताबिक लड़ना ही नहीं चाहते थे, वो चाहते हैं कि इस बार या तो उन्हें ना लड़ाया जाए, और लड़ाना हो तो उनके बेटे को लड़ाए। लेकिन फिर भी टिकट घोषित हो गया, तो अब शिवपाल यादव को लगा क्या करें, बात किया, समझाने की कोशिश की, अखिलेश जी नहीं माने। अब चाचा भी तो पुराने खिलाड़ी हैं, मुलायम सिंह की सरकार में और पार्टी को बड़ा करने में उनकी बड़ी भूमिका थी। तो चाचा परसों पहुंचे संभल जिले की गुन्नौर, जो कि बदायूं में लोकसभा बदायूं लगती है और जिला संभल लगता है। चाचा ने गुन्नौर की इकाई को कहा कि तुम लोग प्रस्ताव बनाओ कि मैं नहीं, मेरा बेटा चुनाव लड़े। ये प्रस्ताव बन गया, समाजवादी पार्टी को चला गया, और उसके बाद चाचा ने कहा कि साहब पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि मेरी जगह मेरा बेटा चुनाव लड़े। और जब उस कार्यकर्ता सम्मेलन से चाचा बाहर आए तो उन्होंने बयान भी दे दिया। और सबसे मजेदार बात ये, बदायूं से पूर्व सांसद घोषित प्रत्याशी हो चुके धर्मेंद्र यादव, जो आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने कहा कि चाचा का प्रचार करने में हमें थोड़ी झिझक होती है, लेकिन आदित्य चूंकि युवा है और युवा का प्रचार करने में अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से अखिलेश यादव पर परिवार के लोग दबाव बना रहे हैं। एक है तेज प्रताप यादव, उनका अभी तक टिकट नहीं घोषित हुआ।
अब लालू यादव का पूरा परिवार चाहता है कि उनके दामाद जी को भी टिकट मिल जाए, सांसद बन जाए। दामाद जी को लड़ाए कहाँ से? कन्नौज में सुब्रत पाठक 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं। कन्नौज से तेज प्रताप को उतारा जाए या ना उतारा जाए, इसको लेकर परिवार में चर्चा चल रही है। तो यादव परिवार में एक तो अपनी कलह, और उसके बाद पार्टी के जो तमाम लोग हैं, आजम खान के इशारे पर वहां काम हो रहा है। इसके अलावा जो तमाम अलग अलग क्षेत्रीय जो छत्रप है, जो ताकतें हैं अलग अलग जिलों की, वो अपने अलग अलग तरीके से इन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आप देखिए कि पहले फेज में बीजेपी ने प्रचार शुरू कर दिया, प्रधानमंत्री पहुंच गए, सभा कर ली, गृह मंत्री और यहाँ पर सभा कर ली, मुख्यमंत्री दूसरा एक मुद्दा और भी है, उसकी हम बात करेंगे। हमारे साथ रौनक भी जुड़ गए हैं। जो दूसरा मुद्दा है वो है हेमा मालिनी के ऊपर जो टिप्पणी की है सुरजेवाला ने, अभद्र टिप्पणी की है, और आज हेमा मालिनी ने यहाँ पर पर्चा भी भरा है मथुरा में। तो इसको किस तरह से वहां पर लिया जा रहा है? क्या इससे आपको लगता है कि ये मुद्दा बनेगा मथुरा में? रणबीर, क्या बोल रहे हैं आपको सूत्र इस बारे में, और ऐसा क्यों कर रहे हैं जी? सुरजेवाला इस तरह के बयान क्यों देते हैं? देखिए, हर बार चुनाव में एक सेल्फ गोल होता है, और सेल्फ गोल कई बार जैसे मौत का सौदागर हो गया, या कुछ इस तरह की बयानबाजी जो अपने ऊपर भारी पड़ जाए, ना जाने क्यों कांग्रेस के लोग करते हैं। क्योंकि जाहिर है हेमा मालिनी के गाल को लेके मुलायम सिंह यादव ने भी 90 के दशक में एक बयान दिया था। लेकिन लालू यादव जिस तरीके से बात करते थे, जैसे बोलते थे, उनके बोलने को लेकर उस तरह से विवादित नहीं मानते थे, क्योंकि उनका रणवीर, आपका ऑडियो कनेक्शन में प्रॉब्लम है। हम फिर से वापस आते हैं, थोड़ा सा नेटवर्क ठीक कर लीजिए। तब तक रौनक से बात करते हैं। अखिलेश जी, रौनक, आज तो सारा फोकस संजय निरुपम पर है। गंभीरता से संजय निरुपम किधर जा रहे हैं, क्या बता रहे हैं आपको? नहीं, दूसरा जो उनको चिंता हो रही थी वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस अपनी जो स्टेशनरी है उसका खर्चा बचा ले, लेकिन कांग्रेस ने तो उनकी बात मानी नहीं। कांग्रेस ने तो उनको बर्खास्त करने का लेटर जो निकाल दिया। वो तो ये चाह रहे थे, फिर वो कह रहे हैं कि हमने तो इस्तीफा दिया है, हमें बर्खास्त करने की बात तो बाद में आती है। रौनक, अगर आपको हमारी आवाज सुन रही हो तो सुनाई दे रही हो तो आप प्लीज बताइए इस बारे में। रौनक से लगता है कि फ्रीज हो गए रौनक। हाँ, चलिए अखिलेश जी, इससे पहले हम आपसे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एक माहौल बनता जा रहा है कि ये बीजेपी में जो चाहे आ सकता है। इनफैक्ट बहुत ही कंट्रोवर्शियल, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का भी, जिन्होंने बोला था कि जो चाहे वो आ सकते हैं। तो एक परसेप्शन की क्या बीजेपी को फिक्र है कि ये जो परसेप्शन जनरेट हो रहा है कि हम लोग फ्री फॉर ऑल हो गए हैं और जो करप्ट हैं वो आ जाए इधर, सब ठीक हो जाएगा? देखिए, ये तो होता आया है बीजेपी के भीतर। आप जानती होंगी 2004 के चुनाव में जब इंडिया शाइनिंग की बात हो रही थी, तब डीपी यादव को लेकर के आ गए थे। तो डीपी यादव को ले आए, उसके बाद विरोध हुआ पार्टी के भीतर। रौनक, आ रहे हैं आपके पास, आपकी जो फ्रीज जो फ्रेम हो गई थी, अब वापस आते हैं आपके पास। तो डीपी यादव को ले आए थे। फिर जब पार्टी के अंदर हल्ला गुल्ला हुआ तो उसके बाद कहा गया कि नहीं, अब डीपी यादव को अपनी सदस्यता वो छोड़ रहे हैं बीजेपी की। तो ये होती है चीजें, और जब हमने जिक्र किया कि पार्टी के भीतर इस तरह की धाराएं चलती हैं, वो लोग नाराज होते हैं। रौनक, आपके पास आऊंगा, सवाल ये दोहराऊंगा अपना कि संजय निरुपम ने बगावत की है, निकाल दिया गया उनको कांग्रेस पार्टी की ओर से। हालांकि वो अपील कर रहे थे, वो एक शुभ चिंतक की तरह कह रहे थे कि कांग्रेस की हालत जो है वो खस्ता है, आर्थिक हालत खस्ता है, इसलिए स्टेशनरी का खर्चा बचा ले, उनके बारे में कोई बयान ना दे। लेकिन कांग्रेस ने उनकी अपील मानी नहीं। एक A4 साइज का पेपर जो है खर्चा कर दिया, बर्खास्त उनको कर दिया, उनको पार्टी से निकाल दिया। वो कह रहे नहीं जी, ये निकाला तो बाद में, इससे पहले मैं अपना इस्तीफा दे चुका था। तो एक तो बहस यही हो रही कि निकाले गए हैं या इस्तीफा देके छोड़े हैं, और इसमें यह बताइए कि उन्होंने क्यों किया है, बगावत से कारण क्या है, क्या बता रहे हैं सूत्र इस बारे में, अंदर की असली कहानी क्या है? नहीं, देखिए अखिलेश जी, हमने पहले भी काफी दिनों पहले एनडीटीवी पे रिपोर्ट किया था कि संजय निरुपम जिस तरह से इस पूरे गठबंधन में उद्धव ठाकरे और खास तौर से संजय राउत की जो दादागिरी देखने को मिल रही है, एक एक सीट पर वो बिना गठबंधन के नेताओं को विश्वास में लेकर एक एक सीट की घोषणाएं जो है करते जा रहे हैं। अब तक जो फॉर्मूला इन तीनों पार्टियों के बीच में हमने महीने भर पहले जो फॉर्मूला ब्रेक किया था, वो फॉर्मूला वैसा का वैसा ही है, लेकिन कुछ सीटों पर बात फाइनल नहीं हुई थी, उसके पहले ही उद्धव ठाकरे हो या फिर संजय राउत, इन्होंने कैंडिडेट्स की घोषणा करना शुरू कर दिया। उसमें से एक महत्वपूर्ण सीट, जिस सीट से प्रत्याशी बनाया जाए, उस सीट पर बात न करते हुए ही शिवसेना ने वहां पे कैंडिडेट दे दिया, और इस बात को लेकर वो नाराज थे, और तभी से शिंदे ने उन पर डोरे डालना शुरू किया। और शिंदे को ये लगता था कि भले ही उनको अभी उम्मीदवारी देंगे या नहीं, लेकिन चुनाव के पहले एक परसेप्शन
मुंबई में क्रिएट किया जा सकता है कि संजय निरुपम जो कि पूर्व अध्यक्ष रह चुके मुंबई कांग्रेस के, वो अब पार्टी में नहीं है। मिलिंद देवरा अब पार्टी में नहीं है। कृपा शंकर सिंह अब पार्टी में नहीं है। तो कई जो मुंबई के चेहरे हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के, वो सब अब पार्टी छोड़ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि संजय निरुपम की अब भी उम्मीदवारी मिलना उन्हें तय है क्या, तो मैं अभी भी सवालिया निशान यहाँ खड़ा करूंगा, क्योंकि बीजेपी और शिंदे दोनों चाहते हैं कि वहां पे एक मराठी कैंडिडेट दिया जाए। तो शायद वो शिंदे सेना में तो चले जाए, लेकिन उन्हें उम्मीदवारी मिलेगी या नहीं, उन्हें प्रत्याशी बनाया जाएगा नहीं, ये अभी तय नहीं है। दूसरा, जैसा आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि विनोद तावड़े के पास जो जिम्मेदारी दी गई है, इसी तरह की जिम्मेदारी महाराष्ट्र में भी कुछ नेताओं को दी गई है। और अब संजय निरुपम के बाद जो दूसरा बड़ा चेहरा मुझे बीजेपी में जाते हुए दिखेगा या फिर शिंदे की शिवसेना में जाते हुए दिखेगा, वो है एकनाथ खड़से का। कल हमने खबर की थी, एकनाथ खड़से बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता माने जाते थे। पिछले दिनों उन्होंने बीजेपी का, तो क्या उनकी देवेंद्र फडणवीस से नाराजगी दूर हो गई? रौनक नाराज थे तो देवेंद्र फडणवीस पे? जी देखिए, इस सवाल का सीधा जवाब है कि इसमें देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल पिक्चर में नहीं है। ये फैसला जिस के तहत लिया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सके, फिर उसमें किसका कोई मनमुटाव हो तो दिल्ली फैसला लेगा। और इसमें पूरा जो काम है वो विनोद तावड़े के जरिए किया जा रहा है। विनोद तावड़े और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, इन दोनों को जो जिम्मेदारी दी गई है उसके तहत ही एकनाथ खड़से से बात की जा रही है। और एकनाथ खड़से आने वाले हफ्ते भर में आपको बीजेपी के भीतर काम करते हुए दिखेंगे। हालांकि उनको कोई रोल दिया जाएगा या नहीं, या उन्हें विधायक बनाया जाएगा। उनकी बेटी को तो बीजेपी पहले ही दे चुकी है टिकट, तो उसमें फिर उनके लिए क्या भूमिका होगी? नहीं, उनकी बहू है वो पहले से ही जब उन्होंने जब एकनाथ खड़से और उनकी बेटी ने भले एनसीपी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन उनकी बहू बीजेपी के साथ बनी हुई थी। और उनको जिस शर्त पे, हमारे जो सूत्र बता रहे कि उनकी बहू को इसी शर्त पर फिर एक बार प्रत्याशी बनाया गया है कि एकनाथ खड़से अगर साथ में आते हैं तो आपको टिकट देंगे। और उसी अच्छा, उनको टिकट छोड़ना पड़ेगा? ओके, हाँ, नहीं, अच्छा, उनको वो ही उम्मीदवार रहेगी। लेकिन क्योंकि एकनाथ खड़से की उस इलाके में उस जातीय समीकरण में काफी बोलबाला है, ऐसे में नहीं तो एनसीपी एकनाथ खड़से को उनके सामने उतारने जा रही थी। तो इस शर्त के तहत ही बातचीत हुई है और अब वो बीजेपी में जाने के लिए तैयार है। जी, लेकिन ये बताएं, तो ये संजय निरुपम अगर शिंदे सेना ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या वो चुनाव भी लड़ेंगे? उनको फील्ड भी कराया जाएगा? अभी बारी है, ये जो सीट है मुंबई की, 2 से 3 सीटें ऐसी है जहां पर अब भी फैसला नहीं हुआ, क्योंकि 5वें चरण में मुंबई में मतदान होना है। तो अभी काफी टाइम है। तो 9 तारीख इसमें एक पैमाना रहेगा जब राज ठाकरे गुड़ी पाड़वा के मौके पर, जो मराठी नववर्ष होता है, उस मौके पर जब अपनी रैली करेंगे और राज ठाकरे क्या ये बताते हैं कि वो एनडीए का हिस्सा होने वाले हैं, क्या कितनी सीटों पर डील हुई है। क्योंकि मुंबई सेंट्रिक में राज ठाकरे भली उनकी पार्टी हाशिए पर होगी, लेकिन जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पर उनके 80-80 हजार वोट है। और बीजेपी चाहती है कि अगर ये वोट उन्हें मिलते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इसीलिए 9 तारीख का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद जो मुंबई में महायुति की फंसी हुई सीटें हैं, फिर वो बीजेपी लड़ती है, शिंदे लड़ती है, उसको लेकर फैसला हो पाएगा। जी जी। अब मारिया, आपसे कुछ बात कर लेता हूँ बिहार के बारे में। कुछ आज बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। पीएम मोदी आज बिहार में थे। आज जमुई में, जो कि पासवान का गढ़ माना जाता है, वहां पर उनकी एक रैली थी और एक ही मंच पर नीतीश कुमार, चिराग पासवान सब साथ में नजर आए। इसको किस तरह से देखा जाए? पशुपतिनाथ पारस नहीं, हाँ, तो मैसेज तो क्लियर है कि जो लेगेसी डिबेट है अखिलेश जी, वो सेटल हो चुका है कि अगर एलजेपी का कोई लेगेटी है या रामविलास पासवान का कोई है तो वो है चिराग पासवान। हाँ। लेकिन जो नीतीश कुमार ने स्टेज से बोला वो बहुत ही कंफ्यूज्ड बयान था। तो वो समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार किस बेसिस पर ये चुनाव में वोट मांग रहे हैं। उनका बस यही कहना था कि अगर आप इधर चले जाइएगा, अगर आप ऑपोजिशन को वोट दीजिएगा तो हिंदू मुस्लिम फसाद होगा। तो शायद वो जो एक कोहेरेंट नीतीश कुमार का एक बयान रहता था जिसमें वो अपने काम की तारीफ करते थे, वो सब नहीं दिखा। और प्राइम मिनिस्टर मोदी को पता है कि ये जो चुनाव है, बिहार में हो चाहे जहां भी हो, वो उनके नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। तो एक एनडीए का एक अम्ब्रेला पिक्चर जरूर दिखा कि एक एनडीए बड़ा हो गया है। नीतीश कुमार जो नहीं थे पहले, वो नीतीश कुमार साथ में आ चुके हैं। बट लेकिन अखिलेश जी, मुझे लगता है कि आज के दिन भाजपा के लिए नीतीश कुमार बैगेज है। वो कुछ जोड़ रहे होंगे
अरिथमेटिक वाइज, लेकिन परसेप्शन वाइज अब नीतीश कुमार एक बैगेज हो गए हैं और मैसिव एंटी इनकम्बेंसी का बैगेज है वो बिहार में। लेकिन एक जो उनके खास मित्र हुआ करते थे, नहीं उसी की बात कर लेते, क्योंकि आप नीतीश कुमार क्या बात करते तो सुशील मोदी के एकदम का नाम लिए बिना आप उनका जिक्र नहीं कर सकते। और सुशील मोदी का जो कल ट्वीट आया और बहुत तकलीफ दे था कि उनको 6 महीने से कैंसर से लड़ाई लड़ रहे हैं, अब वो लोकसभा के लिए कोई सहयोग नहीं दे पाएंगे। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि उसमें सबसे पहली जो प्रतिक्रिया आई वो लालू यादव की थी। लालू यादव ने उनको शुभकामनाएं दी और कहा कि बहुत समय से वो उनको कई दशकों से जानते हैं और उन्हें उम्मीद है कि वो जल्द से स्वस्थ होकर वापस सक्रिय राजनीति में आएंगे। तो ये इसको आप किस तरह से देखते हैं? मुझे ये लगता है ये बिहार की राजनीति की खूबसूरती भी है, क्योंकि नीतीश कुमार हो या लालू यादव हो या सुशील मोदी हो, सब 1900 जो इमरजेंसी के टाइम साथ में जेल में थे, तो उनको पता है कि जो बिहार की राजनीति है इनवेरिएबली इन्हीं तीनों के अराउंड रिवर्स होती रही है। चारा घोटाले में सबसे ज्यादा तो सुशील मोदी ने आवाज उठाई, सुशील मोदी ने उठाई थी, और अभी भी नीतीश कुमार सुशील मोदी साथ में होते हैं, कभी नहीं होते। लेकिन मुझे अफसोस आया जब एम्स से वो निकल रहे थे व्हील चेयर पर, वो कमजोर हो गए हैं सुशील मोदी जी, और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो उनका एक प्रेजेंस बहुत ही हेफ्ट देता था भाजपा को, देता रहा है हमेशा। बिहार की राजनीति में हमेशा बहुत ही एक्टिव रहे हैं। वो डिप्टी सीएम से जब वो हटे तो और दिल्ली आकर के राज्यसभा मेंबर बने, फिर भी उनका फर्स्ट लव बिहार था और फर्स्ट लव नीतीश कुमार ही थे। तो अभी जो उनको राज्यसभा नहीं मिली, उसके बाद संकेत गया कि शायद कई तरह की जो उनकी भूमिका है उस पर प्रश्न चिन्ह लगे। लेकिन क्या अब ये भी कारण हो सकता है जो अब समझ में आ रहा है कि जाहिर सी बात है कि तब वो लड़ाई लड़ रहे होंगे तो ये बात उन्होंने बताई होगी, उन्होंने कहा भी कि मैंने पीएम मोदी को सब कुछ बता दिया। और वो एक्टिव पॉलिटिक्स में अब नहीं आ सकते हैं क्योंकि जो उनका स्वास्थ्य है उनका साथ नहीं दे रहा। और शायद ये बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि ये सब जो लीडर्स हैं जिनको आपने देखा है बचपन से आसपास में, और उनकी भूमिका बहुत ही अहम रही है बिहार की राजनीति को एक शेप देने में, अगर वो धीरे धीरे, जैसे लालू यादव बहुत कमजोर हो गए हैं। हाँ रौनक आप बताना चाह रहे थे, जैसे लालू यादव भी अब कमजोर हैं, वो उतना अग्रेसिवली कैंपेन नहीं कर सकते। नीतीश कुमार भी कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं जो उनके स्वास्थ्य पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। और फिर अब सुशील मोदी जी, जब सुशील मोदी का नाम निकला तो एक मुझे किस्सा याद आ गया। जब पिछली बार सरकार बनी नीतीश कुमार और बीजेपी की, जिसमें नीतीश कुमार की कम सीटें आई थी और बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाना तय किया, लेकिन सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया। मैं एक दूसरी जगह काम करता था और चूंकि वहां पर महाराष्ट्र से जुड़े कुछ नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, तो उस वक्त जस्ट जानकर खबर निकाली और ये पता लगा कि सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री नहीं होंगे। तो खबर तो दे दी, संपादक से बात करके खबर हमने चला दी, लेकिन सुशील मोदी जी का, क्योंकि मेरा उनसे जान पहचान नहीं था, तो उनका फोन सीधे संपादक साहब को गया और कहा गया कि अरे भाई ये तो गलत खबर है, थोड़ा आप लोग ऐसा मत चलाया करिए। लेकिन थोड़ी देर बाद ये बात सही रही तो उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि भाई मैंने आपकी शिकायत की थी, लेकिन आपको बधाई, आपने अच्छी जानकारी निकाली। तो कल जब मैंने भी तस्वीरें देखी तो जरा वो पुरानी यादें थोड़ा सा ये हो गई। हालांकि मेरा ज्यादा कभी उनसे कम्युनिकेशन रहा नहीं, क्योंकि मैं तो कभी बिहार जी के परम मित्र रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और उनसे तो कई उनकी हमारी बहुत पुरानी बातचीत भी है। लेकिन हाँ, क्या कीजिए, देखिए उन्होंने, बड़ी बात तो ये है कि सार्वजनिक जीवन में जो लोग होते हैं वो इस तरह से अपनी बीमारी के बारे में पब्लिकली बात कहें, ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि अमूमन प्रवृत्ति होती है कि बातें छुपाई जाती हैं, लेकिन ये भी एक जिम्मेदारी की बात है कि लोगों को पता होना चाहिए कि वो किस समस्या से जूझ रहे हैं और आगे क्या उनकी भूमिका रहेगी नहीं रहेगी, इस पर भी एक आगे कोई प्रश्न चिन्ह ना हो, कोई किसी तरह की बातें ना हो। ये मुझे लगता है वो भी एक बड़ा उसके पीछे सोच रही होगी, कम से कम ये चीजें स्पष्ट कर दें ताकि उनके लिए ताकि कोई कयास ना लगाए, कोई इधर उधर की बातें ना करे कि वो नाराज हैं कि उन्हें कोई रोल नहीं मिला, कोई भूमिका नहीं मिली, या उनके राज्यसभा उनको चली गई, या और भी जो बातें होती है ना, ये सब उस पर दोबारा कुछ ना हो, इसलिए शायद मुझे लगा कि जरूरी था उनके लिए, उन्होंने ये सब बातें स्पष्ट कर दी जी। और इसको रैप अप करेंगे, पहले आप कुछ बोलना चाह रहे थे रणवीर, बोलिए। नेटवर्क इशू है रणवीर, बोलिए। जी, मैं अब चूंकि हर बार सूत्रों के साथ नहीं रहता हूँ, कई बार गलियों की खाक भी छानते हैं। देखिए, चुनावी माहौल समझने के लिए गांव घूम रहे हैं, तो फिलहाल चुनावी माहौल है और सूत्रों की खबर बस एक ये है कि समाजवादी पार्टी में कुछ दिक्कतें चल रही हैं। अखिलेश यादव लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पहले परिवार और फिर पार्टी का कलह थमे, और इस बीच में सबकी निगाह सिर्फ और सिर्फ
अमेठी रायबरेली पर लगी है, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, रक्षा मंत्री यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, ये तय हो चुका है। लेकिन अभी भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर संशय है, और इन दोनों को लेकर के जो राज्य इकाई है कांग्रेस की, वो बिल्कुल लगी हुई है कि दीदी आ जाइए, हाथ जोड़ रहे हैं, आप आ जाइए, चुनाव लड़ लीजिए। क्योंकि अगर राहुल और प्रियंका चुनाव नहीं लड़े तो बीजेपी के सूत्र ये कह रहे हैं कि साहब सिर्फ और सिर्फ चुनाव में एक मुद्दा होगा कि पूरा गांधी परिवार डर गया, और इसी नैरेटिव के साथ हम चुनाव प्रचार में जाएंगे और लोगों से कहेंगे कि जिसको चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है वो चुनाव क्या जीते। पर जाते जाते ये भी बता दीजिए वरुण गांधी का क्या है, क्योंकि मेनका गांधी कह चुके हैं कि वरुण गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनको टिकट भी नहीं दिया पीलीभीत। ये इलाका पीलीभीत का ही है जहां मैं इस वक्त घूम रहा हूँ, और चूंकि अब वरुण गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे ये साबित हो चुका है, क्योंकि नामांकन खत्म हो चुका है और वरुण गांधी ने नामांकन नहीं किया। लेकिन आने वाले जो फेजेस हैं उनमें चुनाव लड़ेंगे, इसकी गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर है। चिट्ठी लिख करके वरुण गांधी ने बता दिया। लेकिन आप हैरान नहीं है इस बात से, क्योंकि तमाम तरह की अटकलें वरुण को लेकर लगाई गई कि वो बगावत कर देंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अमेठी रायबरेली से भी लड़ सकते हैं, दुनिया भर की बातें होती रही। लेकिन उन्होंने एक कहे कि बहुत ही सम्मानजनक तरीके से, बहुत ही शालीनता के साथ एक पत्र लिखकर पीलीभीत की जनता के नाम पर अपने आप को अलग कर लिया, पार्टी का फैसला मान लिया। अखिलेश जी, मुझे कोई हैरानी इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि वरुण गांधी ने दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की, बात की, और बड़े नेताओं ने एक उनको संदेश दे दिया कि 4.5 साल तक जिस व्यक्ति ने पार्टी के लाइन से अलग हट करके, कोविड में पार्टी के लाइन से हटके, पॉलिसी मैटर्स में पार्टी लाइन से हट करके बयान दिया है, अगर उसको फिर से टिकट दिया जाएगा तो मैसेज खराब जाएगा। और बीजेपी के बहुत बड़े नेता ने ये बात कही थी कि वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। और वरुण गांधी अपनी मां का सम्मान करते हुए जानते हैं कि मां उसी पार्टी में है, उनको फिर से सुल्तानपुर से टिकट दिया गया है, इसलिए ये पहले से माना जा रहा था कि वरुण गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुझे बिल्कुल कतई हैरानी नहीं है। हालांकि एक अंदर खाने में एक चर्चा थी कि कांग्रेस अमेठी से लड़ाने वाली है, और अमेठी पे भी लोग, मैं गया था अभी, तो लोगों ने कहा कि साहब वरुण गांधी आएंगे, गांधी परिवार आ जाएगा, माँ बेटी में जो है 2 पार्टी हो जाएगी। ऐसा कुछ जो हमारे सूत्र है वो तो कम से कम पहले दिन से। अब क्या करेंगे वरुण गांधी? आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, क्या करेंगे? किताबें लिखेंगे, पढ़ाई करेंगे, दुनिया को समझेंगे, पॉलिसी मैटर्स पे नहीं। मुझे तो किसी ने बताया रणवीर कि वो इंतजार करेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा का एक बड़े रोल में वो आए। जब प्रियंका गांधी कुछ बड़े रोल में आएंगी और उनका और प्रियंका का काफी अच्छा इक्वेशन है, तो शायद उसके बाद वरुण गांधी सोचे कि वो यहाँ पर आ जाए। वैसे भी उनकी उम्र बहुत काफी है, अभी तो बहुत यंग है वरुण, काफी 40s में। हाँ, अभी तो आगे उनका काफी लंबा राजनीतिक जीवन है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो जानता है उन्हें पता है कि बीजेपी में चुप रहने वाले को बहुत कुछ मिल जाता है। मुझे लगता है वरुण गांधी चुप रहेंगे, तभी भविष्य उनका सिक्योर होगा। चलिए, ये रौनक भी मुस्कुरा रहे, कौन कौन चुप है वहां पर रौनक? नहीं, महाराष्ट्र बीजेपी में तो मुझे लगता है कि सभी चुप है, और जैसा रणवीर ने कहा कि जो यहाँ पर बोलेगा उसका वही हश्र होता है, जो कि अब तक कई नेताओं का देखने को मिला है। लेकिन महाराष्ट्र से सूत्रों के हवाले से जो खबर है मैं वो बता के केवल इस चर्चा से आपसे आज्ञा चाहता हूँ, वो ये कि पूनम महाजन को टिकट नहीं मिलने जा रहा है। हमारे सूत्र बता रहे कि लगातार वो बीजेपी के नेताओं से संपर्क में है, लेकिन सर्वे में ये बात सामने निकल कर आ रही है कि पिछले 10 सालों से उन्होंने जितना जनसंपर्क को बनाना चाहिए था पार्टी के नहीं करने की वजह से उनका टिकट जो है इस बार कटना तय माना जा रहा है। ये एक बड़ी खबर आप दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि पूनम महाजन स्वर्गीय प्रमोद महाजन की बेटी हैं, और उन्हें शायद टिकट ना मिले, और वरुण गांधी की उनकी बहुत अच्छी मित्रता है दोनों की। तो दोनों किताब लिखें या क्या आगे? तो लेकिन क्या कारण बताया जरा, पूनम को क्यों टिकट नहीं मिलने की बात हो रही है? सर, जो जानकारी मिल रही है कि बीजेपी ने जो सर्वे कराया उसमें पॉपुलैरिटी बहुत ही घटी है, और दूसरा जो पार्टी के लगातार केंद्रीय कार्यालय से जो कार्यक्रम यहाँ पर आते थे उनमें भी पूनम महाजन बहुत ही सक्रियता से काम नहीं करती थी, और इसीलिए उनका टिकट जो यहाँ से कट सकता है। और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आशीष शेलार, जिन्हें बताया गया पार्टी की तरफ से कि आप तैयार रहिए, लेकिन मुख्य तौर पर अब आशीष शेलार तो चाहते हैं कि वो राज्य की राजनीति करे। अब इसको लेकर बीच का रास्ता क्या निकलता है ये 1-2 दिन के बाद सूत्र आपको फिर से बताएंगे। बिल्कुल, आप अपने सूत्रों से लगातार बात करते रहिए, पूछते रहिए कि क्या होगा इस सीट का, क्योंकि इस सीट का अनाउंसमेंट अभी तक हुआ नहीं है, तो इसलिए इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रौनक,
और रणवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे मेरे ख्याल से सूत्रों की माने तो मैं आज इतना ही रख लेते हैं। लेकिन अखिलेश जी, अब मुझे लगता है क्योंकि रणवीर और रौनक का भी ये कहना है, अब सूत्रों की माने तो हम लोगों को 1 हफ्ते में 2 बार करना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये आप मानते हैं? ठीक है, लेकिन उनको फिर आना पड़ेगा। हाँ, रणवीर आप आएंगे, जुड़ेंगे हर दिन, जब बोलेंगे हम मैसेज करेंगे। बिल्कुल 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 जुड़ेंगे, इसी तरह गलियों की खाक छानते हुए कहीं से जुड़ेंगे। चलिए फिर से मिलते हैं। शुक्रिया हमारे साथ, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।